किशन काफी देर से अपने घर के अंदर अपनी पत्नी सावित्री के पास बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। किशन सोच रहा था कि अब क्या करे। ऐसी गहरी सोच में डूबने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर पर 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं बना। भूख से हाल बेहाल हुआ जा रहा है। अरे भूख तो हमको भी बहुत तेज लगी है। अब तुम उदास मत हो, हम कहीं से उधार लेकर आते हैं। कहाँ से उधार लेकर आएंगे आप? मैं जानती हूँ कि आपको कोई उधार भी नहीं देता। अरे हम अपने छोटे भाई की हवेली में जा रहे हैं। अब राकेश से ही कुछ उम्मीद है, वही कुछ मदद करेगा। हाँ जाइए, काफी दिन हो गए आपको अपने छोटे भाई के हाथों अपमानित हुए। किशन कोई जवाब नहीं दे पाया और अपने छोटे भाई के घर के लिए निकल गया। राकेश गांव में सबसे अधिक धनवान व्यापारी था। किशन को हवेली में देखकर बोला, आइए, स्वागत है, आइए पधारिए। वाह, क्या बात है भैया, आज हवेली का रास्ता कैसे भूल गए? राकेश मेरे छोटे भाई, तुम तो जानते हो कि हमारी स्थिति इस समय कितनी ज्यादा खराब है। हमारे घर पर 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। देखो, हम पर दया करो और हमें इतना धन दे दो कि बाजार से कुछ अनाज खरीदकर अपने घर ले जाए। किस्मत का खेल है बड़ा निराला। बड़ा भाई छोटे भाई के घर भीख मांगने आया। ओ भैया, जब पिताजी ने हम दोनों भाइयों का बंटवारा किया था तब आधी आधी संपत्ति हम दोनों को दी थी। मैंने अपने पिता की संपत्ति का इस्तेमाल करके उसे दुगना तिगुना बना दिया और आपने अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। कुछ याद है कि आपको पिताजी ने बंटवारे के दौरान क्या क्या दिया था? तुमने पिताजी की कमाई, सारी दौलत मिट्टी में बहा दी और मुझको देखो, मैंने पिताजी की सारी संपत्ति को जिम्मेदारी, चतुराई और मेहनत के बल पर दुगना कर दिया। और यही नहीं, इस गांव का चौधरी बन गया हूं मैं सब जानता हूँ मेरे छोटे भाई, क्यों बार बार पुरानी बातें दोहरा रहे हो? सारा गांव जानता है कि मेरी किस्मत खराब निकली तो मैं क्या करूं। किशन पुराने दिनों की याद में खो गया। रामदास चारपाई पर लेटे हुए थे। मेरे बच्चों, लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि अब संपत्ति का आधा आधा बंटवारा कर लिया जाए। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं अपने किस बेटे को क्या क्या देना चाहता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव में जो हमारा 20 बीघा खेत है वो मैं तुम्हें देता हूं राकेश से। बेटा राकेश, जो हमारे तालाब के किनारे 20 बीघा खेत पड़ा है वो मैं तुम्हें देता हूं। मेरे 10 और 10 बैल हैं, इनमें से आधा आधा तुम दोनों भाइयों को देता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं केवल तुझे। पिताजी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब हो गई है। मैं अभी वेद जी को बुला कर लाता हूँ। और दौड़कर वेद के पास गया। वेद जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी चलिए। वेद किशन के साथ रामदास के घर पहुंचा तो उसने देखा कि अब रामदास इस संसार में नहीं रहे थे। यही बात है भैया कि जिसकी किस्मत खराब हो, मैं उसको उधार नहीं दे सकता। किशन की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप अपमानित होकर वहां से चला गया। आज जेठ जी बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास उधार मांगने आए थे। तुम चाहते तो उन्हें थोड़ा सा उधार दे सकते थे। आखिर तुम उनके छोटे भाई हो। ए बकवास बंद कर, क्या जानती है तू? बचपन से लेकर आज तक पिताजी ने हमेशा बड़े भैया को ही प्रेम किया और मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया। बस तभी से मैं भैया को बर्बाद करने का सपना देखा करता था। भैया कभी भी इस बात को जान नहीं पाएंगे कि आखिर उनकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये देख, इस अंगूठी को देख रही हो काजल? हाँ, यह अंगूठी काफी समय से तुम अपनी उंगली में पहने हुए हो। बहुत ही साधारण सी अंगूठी है। तुम तो इतने धनवान हो कि हीरे की अंगूठी भी पहन सकते हो।
ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है भाग्यवान, ये एक चमत्कारी अंगूठी है। आज मेरा व्यापार जो इतना बड़ा है ना, ये केवल इसी अंगूठी की वजह से है। मेरी तो वैसे भी मर्जी नहीं थी कि तुम अपने छोटे भाई के पास मदद मांगने के लिए जाओ, पर मैं चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं सकी क्योंकि भूख ने मेरा हाथ बांध रखा था। चलो सावित्री, अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे, जंगल चलते हैं। जंगल में फल तोड़ने से कोई रोक टोक तो नहीं करता, देखते हैं वहां क्या होता है। सावित्री मजबूरी में हाँ कर देती और किशन के साथ जंगल की ओर चल देती। जंगल में उनको एक फलों का वृक्ष दिखता है। जैसे ही वो फल तोड़ने आगे बढ़ता है, तभी आवाज आती है, रुक जाओ, उस वृक्ष के फल मत तोड़ो, वो एक श्रापित वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक दानव का शासन है। अगर तुमने उसके फल तोड़े तो वह दानव बाहर आ जाएगा और तुम दोनों पति पत्नी को मार डालेगा। किशन जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो वहां एक साधु खड़ा था। तो ये तो अच्छी बात है ना साधु महाराज, भूख से मरने से अच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी दानव के हाथों मारे जाए। शांत हो जाओ बच्चे, सुनो, यहां से 10 कोस दूर एक दूसरा जंगल शुरू होता है, वहां तुम्हें बहुत अच्छे फल मिल जाएंगे। लेकिन साधु महाराज, हम दोनों पति पत्नी 2 दिन से भूखे हैं, वहां तक जाते जाते ही हम मर जाएंगे। तुम्हारी शक्ल हमें किसी की याद दिलाती है। क्या तुम रामदास के पुत्र हो? हाँ, ये तो मेरे पिताजी का नाम है, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? तुम्हारी शक्ल रामदास से बहुत मिल रही है, इसीलिए पूछा। अच्छा, ये बताओ रामदास अब कैसे हैं? साधु महाराज, पिताजी इस संसार में नहीं रहे, वह इस दुनिया को छोड़ दचकर चले गए। तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है किशन, और जिस मूर्ख ने तुम्हारे साथ ये धोखा किया है वह नहीं जानता कि उसने अपनी ही बर्बादी को बुला लिया है। जिसने भी तुम्हारे साथ छल किया है किशन, उसका चेहरा बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। नियति और किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं किशन। अक्सर आदमी दूसरे की किस्मत को छीनने का प्रयास करता है, लेकिन वह नहीं जानता कि जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वह उसे मिलकर ही रहता है, और किस्मत के लिखे हुए को कोई नहीं छीन सकता। इन मुद्राओं को ले जाओ, इससे तुम अपना और अपनी पत्नी की भूख शांत कर सकते हो। और हाँ, याद रखना, नियति अभी तुम्हारी और परीक्षा लेगी, परंतु तुम हिम्मत मत हारना। तुम देखोगे कि तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। इस सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वो अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आया। उसने सबसे पहले कुछ भोजन खरीदा और खाया। साधु महाराज की बातों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अभी और मुसीबतें आएंगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ, तुम सही कह रही हो सावित्री, मैं आज से ही काम के लिए लगातार प्रयास शुरू कर देता हूँ। इधर राकेश अंगूठी को निहार रहा था। तभी एक पक्षी उड़कर आता है जिसके शरीर से खून बह रहा था। अरे रे रे, इसके शरीर से तो खून निकल रहा है, लेकिन ये मेरी हवेली का फर्श गंदा कर रही है। राकेश उस पक्षी को बाहर फेंक देता है। फिर वो पक्षी उड़कर राकेश के पास आया और गुस्से से बोला, तेरे पास एक मौका था इंसानियत दिखाने का। अरे बाबा, ये क्या है? एक मैना पक्षी को मनुष्य की भाषा बोलते हुए पहली बार देख रहा हूं। तू तो जरूर कोई चुड़ैल, पिशाच या जादूगर है। जो तूने गंवा दिया, न मैं जादूगर हूं, न कोई पिशाच और न ही चुड़ैल। तू स्वयं को आईने में देख। क्या है तू? तू एक चोर है। जिस अंगूठी को तू इतनी देर से निहार रहा है, वह अंगूठी किसी और की अमानत है, और उसी की वजह से तू इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक है। इतना कहकर पक्षी उड़ जाता है और दूर जाकर किशन के घर के आंगन में गिर जाता है। अरे यह क्या? ओहो, इसके शरीर से तो खून बह रहा है। किशन वेद के पास जाता है और पक्षी को दिखाता है। वैद्य जी, ये हमारे घर अचानक से उड्डरती हुई आकर गिर गई।
इसके शरीर से बहुत खून बह रहा है। देखो, इसके भीतर का घाव बहुत गहरा है। तुम्हें रोज इसका इलाज कराना होगा और उसके लिए धन का अच्छा खासा इंतजाम भी करना होगा। कर पाओगे ना? आप उसकी चिंता मत कीजिए वैद्य जी, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन इसका इलाज जरूर करवाऊंगा। वेद उसकी पट्टी के देता है, फिर वो अपने घर आ जाता है। सावित्री सुनो, मैं मुखिया जी के घर जा रहा हूँ। सुना है कि उनके बहुत सारे खेत है, तो शायद उन्हें मजदूर की जरूरत हो। फिर वो सीधे मुखिया जी के खेत में जाता है। वहां पहले से राकेश था। अरे बड़े भैया, क्या बात है? मुखिया जी के खेत में उधार मांगने आए हो? नहीं, मैं काम मांगने आया हूं। मुखिया जी प्रणाम, मुझे काम की सख्त जरूरत है। हाँ, अच्छा हुआ किशन जो तुम आ गए। अगर थोड़ी देर करते तो मैं किसी और को काम दे देता। मुझे खेत में एक मजदूर चाहिए। तुम एक काम करो, आज से ही काम शुरू कर दो। चलो चलो, लग जाओ। इतना कहकर किशन काम करने लगा। काम करते करते उसकी नजर एक अंगूठी पर पड़ी। पता नहीं किसकी अंगूठी होगी। चलो, इसे मैं ही रख लेता हूं। किशन अंगूठी लेकर घर आता है। सावित्री, यह मैना पक्षी तो हमारे घर के लिए बहुत शुभ निकली। पता है, मुझे काम नहीं मिल रहा था, देखो अब मिल गया। तभी पक्षी अपनी इंसानी आवाज में बोला, ये तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा थी जिसे तुमने पास कर लिया। अब तुम कौन हो और तुम ऐसे इंसानी आवाज में कैसे बोल रही हो? इसका रहस्य बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम मुझे वैद्य के पास न ले जाते तो तुम यह परीक्षा पास नहीं कर पाते। अब तुम्हारी किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है। तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हुए। पक्षी ने इतना कहा ही था कि तभी वहां गांव का मुखिया आता है। किशन भाई, देखो, मैं तुम्हारे पास एक बहुत खास काम से आया था। क्या बात है मुखिया जी, कहिए। दरअसल बात यह है कि कई दिनों से मेरा मन इस संसार में लग नहीं रहा था। क्या है कि मेरी कोई संतान भी नहीं है। ये तो तुम जानते हो। ढेर सारी संपत्ति पड़ी है और मेरी पत्नी और मैं अब अपना सारा जीवन भक्ति में लगाना चाहते हैं। इसीलिए मैं और मेरी पत्नी हमेशा के लिए यह गांव छोड़कर तीर्थ के लिए जा रहे हैं। हम दोनों काफी परेशान थे कि हमारे जाने के बाद हमारी संपत्ति का क्या होगा। देखो किशन, इस संपत्ति के लिए तुम मुझे सबसे योग्य दिखाई दिए। इसीलिए जिस खेत में आज तुम मजदूरी कर रहे थे, वह खेत और मेरी सारी संपत्ति के मालिक अब तुम हो। मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। यह तो चमत्कार हो गया। यह कैसे हो सकता है? ये सब कुछ इस अंगूठी की वजह से हुआ है। अभी कुछ दिन और देखो, इस अंगूठी के और भी रहस्य तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएंगे। इधर दूसरी ओर राकेश अपनी हवेली में था। तभी एक व्यक्ति वहां आया। साहब, आपने जमींदारों से उधार लेकर विदेश से जो रेशमी कपड़ा मंगवाया था, वो समुद्री व्यापारियों द्वारा लूट लिया गया है। और राकेश अब सिसकता हुआ काजल के पास गया। काजल में बर्बाद हो गया? राकेश ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमसे कितनी बार कहा था कि अपने बड़े भाई का अपमान मत करो। देखा, किस्मत का खेल कितना निराला होता है। आज ही मुझे पता चला कि मुखिया ने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे बड़े भाई किशन के नाम कर दी और वह रातों रात अमीर हो गए और तुम बैठे बैठे कंगाल हो गए। अरे काजल, मेरी अंगूठी कहाँ है? मुझे क्या पता। मुझे याद आ गया, मैं कुछ दिन पहले मुखिया के खेत में गया था। वहां किशन भी आया था, तो मेरे हाथ से वो अंगूठी गिर गई होगी और किशन को मिल गई होगी। तभी उसकी किस्मत चमक गई है। काजल, मेरे साथ चलो, जल्दी से चलो, बड़े भैया के घर पर चलो। राकेश तुरंत अपनी पत्नी को लेकर किशन के घर गया। अपने छोटे भाई को देखकर किशन चौंक गया। आ राकेश, मेरे छोटे भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था।
अरे क्या आने वाले थे? तुमने जो हाथ में अंगूठी पहन रखी है जल्दी से उसको मुझे दे दो। अरे भैया वो अंगूठी मेरी है, लाओ लाओ दे दो। अच्छा, यह तुम्हारी अंगूठी है? यह तो मुझे मुखिया जी के खेत में मिली थी। किशन अंगूठी राकेश को देने ही वाला था कि तभी पक्षी बोला। मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते राकेश। चलो अब सच सच बताओ, ये अंगूठी तुम्हारी है या किशन की? अरे तू तो वही मैना है ना जो घायल होकर मेरे घर पर आई थी। इतना कहकर पक्षी एक साधु में परिवर्तित हो गई। वही साधु जो किशन और सावित्री को मिला था। साधु महाराज, आखिर यह क्या रहस्य है? तुम्हें याद है जब तुम्हारे पिताजी का अंतिम समय था और वह तुमसे कुछ कहना चाहते थे? दरअसल वह तुमसे यह कहना चाहते थे कि उनके पास एक अंगूठी है, यही अंगूठी जो तुम्हारी उंगली में है, और वह अंगूठी केवल तुम्हारे हिस्से की है। मगर तुम तो पहले ही उठकर चले गए। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे छोटे भाई राकेश ने अपने पिता से पूछा कि वह क्या कहना चाहते थे। तुम्हारे पिता रामदास जानते थे कि वह ज्यादा देर जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने यह अंगूठी राकेश को दे दी और कहा कि इसे अपने बड़े भाई को दे देना। बस इतना कहकर वो स्वर्ग से धार गए। मगर राकेश ने इस अंगूठी के बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया। हाँ भैया, ये सच है, क्योंकि पिताजी ने मेरे साथ बेईमानी की थी। जब सब कुछ आधा आधा बांटा गया था तो फिर यह अंगूठी केवल तुम्हारे हिस्से में क्यों? मैं बताता हूं। जब तुम्हारे पिता रामदास एक साधारण इंसान थे और किशन केवल 5 वर्ष का था, उसी समय मैं तपस्या कर रहा था। तपस्या करने के दौरान मुझे बहुत तेज प्यास लगी, लेकिन तभी नन्हा किशन अपने हाथ में कलश लेकर मेरे पास आया और उसने मुझे पानी पिलाया। तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ और केवल कृष्ण के वजह से मैंने तुम्हारे पिता रामदास को ये अंगूठी भेंट की थी और उसे कहा था कि बड़े होने के बाद ये अंगूठी किशन को ही देना। ये अंगूठी जिसकी अंगुली में रहेगी वो हमेशा किस्मत का धनी रहेगा। और तुमने न केवल बेईमानी की, तुमने तो अपने पिता की आखिरी इच्छा भी नहीं मानी, इसलिए अब तुम हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे। मुझको क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। बड़े भैया तुम तो क्षमा कर दो। साधु महाराज, देखिए, यह जैसा भी है तो मेरा छोटा भाई है, इसको क्षमा कर दीजिए ना। देखा राकेश, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी किशन तुम्हारी चिंता कर रहा है।